अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सियासी सूरत हाल आपके साथ गुफ्तगू करनी है। जो कहा रहा है कि मेंबरान पंजाब असम्बली के इधर हो गए हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं वो मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। कानूनी और आइनी पोजीशन में आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करूँगा और साथ साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक जो खबर है, अच्छी स्टोरी की है। जाहिद किशकोरी ने 5 साल में अरकान असम्बली की मजमूई तादाद में कितना इजाफा हुआ है और 85% इजाफा हुआ जो उसने वर्किंग की है। $197 पर कैपिटा आमदन कम हुई। 5 साल में 1170 अरकान असम्बली और सूबाई असम्बली, ये सेनेटर वगैरह सारे शामिल है, इसमें ये सब शामिल है, मैं फिर बताता चलूँ। और मजमूई असासे 49 अरब से बढ़कर 91 अरब हो गए, 49 बिलियन से 91 बिलियन। 87% मेंबरान 9 साल से पार्लियामान के मेंबर हैं। माली साल 2019 में तमाम अरकान पार्लियामेंट की फी कस आमदनी औसतन 1 करोड़ का इजाफा हुआ। और सबसे ज़बरदस्त बात है कि माली साल 2015 में तमाम अरकान के मजमूई असासे 49 अरब रुपए थे और माली साल 2018 में उनके मजमूई असासे डिक्लेयर 99 अरब रुपए थे। 2019 में मेंबरान के मजमूई असासे 79 अरब थे। साल 2018 से 2000 मेंबरान के मजमूई इजाफे 15% बढ़े, जबकि इन मेंबरान ने 2018 में मजमूई जो टैक्स सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ रुपए और 2019 में मजमूई टैक्स 98 करोड़ रुपया दिया। मेंबरान ने 2018 के मुकाबले में 2019 में जो है ना 62% कम टैक्स दिया गया। 29 अरकान ने 5 अरब के मजमूई असासे बैरून मुल्क भी बताए। 25 अरकान ने अपनी जायदादें 1 अरब से जायद की बताई। 71 मेंबरान के असासे 50 करोड़ से जायद है। तहकीकात के मुताबिक 48 मेंबरान के असासे 100% से जायद बढ़े। 12 मेंबरान के असासे 200 या 300% बढ़े। 111 अरकान के असासे 1 करोड़ से कम है, सिर्फ 111 अरकान है। रिपोर्ट के मुताबिक 41 अरकान ने असासे में 10 लाख से कम बताए। 81 अरकान ने बताया कि उनका अपना घर तक नहीं, जबकि 99 मेंबरान टैक्स काम के साथ रजिस्टर नहीं। 141 अरकान अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। ये मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने हमारा निज़ाम सारा चलाना है। और जो टोटल जो बातें हैं ना वो सारी मैं तफसील में नहीं बताता, तो तजाद का है वो सारी मैं आपके सामने क्या रखना है। तजाद नजर आया 117 मेंबरान ने। और FBR का काम का कहना है कि मेंबरान का मजमूई टैक्स 2 अरब से जायद बनता है। चेयरमैन और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी अहलिया के हिसाब से भी 250% बढ़े हैं। उनके साहबजादे मूनस लाए के हिसाब से 100% इजाफा हुआ। और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कादर बजिंजो के इजाफे में भी 6 गुना बढ़े। और तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल के हिसाब से 300% बढ़े। अब इनमें वो सारी जितने तादाद सारी बढ़ी है मैंने वो आपके सामने रख दी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं और क्या वाकई ही ऐसे मेंबरान जो हैं जो इनके असासे इतने बने हैं। और फिगर्स में मैंने कोशिश की, वो फिगर्स में भी आपके साथ मैं अगर बता सकता हूँ तो वो मैं बता देता हूँ कि फिगर्स में क्या क्या हालात बनती है। और वो फिगर्स में जो सारे आ चुके हैं और जो बताया गया है, शेख रशीद के 2015 में 4 करोड़ के असास से 2019 तक 15 करोड़ तक ये टैक्स वगैरह दिया हुआ है। जो डिक्लेयर की होती चीज़ें ये होनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए क्या आदात है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के 2014 में 7.25 करोड़ के असास से थे, जो 2019 में 24 करोड़ 17.7 लाख बढ़े। और उमर अयूब खान और अहलिया 5 साल में अरबपति बन गए। 203% इजाफे से 46 करोड़ के असास से 2019 में 1 अरब 40 करोड़ तक जा पहुंचे। आजम खान सवाती साहब 40 करोड़ के असासे थे, जो पूरे 1 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंचे। ये वो तफसीलात है जो वहाँ आई हैं, मेरी कोई तफसील नहीं है, मैंने कोई नहीं है, आप तक वो फिक्र बता रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मैं अपनी तरफ से कोई फिक्र नहीं बता रहा आपको। बलोचिस्तान के जो साबिक वज़ीर के मैंने बताया था जाम कमाल, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। 346% का इजाफा हुआ 2 साल में, यानी 2015 में 25 करोड़ असासे रखने वाले और 2020 में 1 अरब 20 करोड़ के मालिक बन गए। और जहाँ जो मूनस लाई के बारे में बताया गया है कि 62 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ के सासों के मालिक बन गए।
हैदर होती जो है, सनाउल्लाह जहरी जो है, आप यहां से लगा सकते हैं ये क्या हालात और वाकयात हैं। बाकी मुस्लिम लीग के अतात आर्डर वगैरह वो अजीब सी बात कहते हैं कि 2 अरकान तोड़े हैं, यानी इतना कुछ कहने के बावजूद सिर्फ 2 अरकान तोड़े हैं। मुस्लिम लीग काफ के कहते हैं 10 इधर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज लाई के पास एतमाद के वोट के पूरे अराकीन हैं और वो कोई भी धमाका कर सकते हैं। ये मैं बता दूं आपको, 11 तारीख तो हाई कोर्ट की लगी हुई है ना, 9 तारीख की डेट आ गई है। 9 तारीख को अब जो केस है तोशा खाना वाला, सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन वाला, वो लगा हुआ है लार्जर बेंच के सामने। इंशाल्लाह उसमें हम बहस शुरू करेंगे और उसमें हम अदालत के सामने सारे मामलात रखेंगे और अदालत की मुआवनत करेंगे कि असल इशू जो है वो क्या है और इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है। वो सारी बातें मैंने बतानी हैं। 2 बातें हैं मेरे कहने की बजाय, गवर्नर का क्या रोल है और इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। मैंने जो गुफ्तगू की है इमरान रियाज के साथ मैंने की गुफ्तगू, और कैपिटल टीवी में हमारे दोस्त हैं शादाब रियाज, और उन्हें मुबारक हो लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन जीतने के हवाले से भी। चले ले चलता हूँ मैं उन दोनों प्रोग्रामों में आपको। जहां तक तो तादीब कार्रवाई है, मैं भी जरा उसको एक साइड पे रखूंगा। सेक्शन 109 दिया हुआ है, एडर, अबैटर और फैसिलिटेटर। यानी यहां से तो नजर आ रहा है कि डीपीओ जो हैं वो किसी ना किसी तरह से सारे मामले में एडर हैं, अबैटर हैं। और आपको पता है, वो लदा बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, तो वो यही साबित करता है कि यानी बुनियादी तौर पर अगर ये नहीं आ रहा तो वो कोर्ट से ये जो जेआईटी है, जेआईटी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर ले सकती है, वारंट ले सकती है बाकायदा कोर्ट से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो सवाल यही है, आपको हमें याद होना चाहिए कि एफआईआर नहीं हो रही थी इमरान खान साहब की, याद है, और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई थी। तो ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में भी जब तक आला अदालतें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगी, और दूसरा जहां तक तादीबी कार्रवाई करनी है, तादीबी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कह सकती है वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत तो मिली हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ सीसीपीओ के मामले में और आईजी के मुकाबले जाके या सिंध भिजवा के आला तरीन किसी और ओहदे पे फाइज कर देगी। ये देखे ना, ये तरीकाकार यही है ना, उन्होंने तो तरीकाकार ये ढूंढा हुआ है। और इसीलिए जो इमरान खान साहब, जो राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या बाकी लोगों को अब इमरान साहब इसको जरा आज मिलाएं यहाँ उसके साथ जो तस्नीम हैदर कह रहा है। लोग नहीं मानते उस बात को, लेकिन मैं कई चीजों को देखता हूँ, जब मैं कड़ियों से कड़ियां मिलाता हूँ तो तस्नीम हैदर की लंदन में जो बातें कही हुई है उसमें सच्चाई नजर आती है। उसमें नजर आ रहा है कि वो बाकायदा बैठकर, और वो चूंकि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वफाकी हुकूमत बैठे अपने अफसरान को जितना भी है, आपने आईजी भी देख लिया, सीसीपीओ के साथ मामला सारे देख लिए हैं। तो यहाँ तो मामला जो मैं जो समझता हूँ कि ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट को या तो आज खुद नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ना हो सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है कि ये ज्यादती हो रही है उनके साथ ये सारे मामले में। और ये सारे मामले में वजह यह है कि दे आर हेल्पलेस। यानी वजह क्या है, इंतजामिया काम नहीं कर रही, आपके सामने है। और इंतजामिया काम भी नहीं कर रही बल्कि हर्डल क्रिएट कर रही है साफ और शफाफ तहकीकात के लिए, जो उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और इसी को जरा मिलाइएगा आप सिर्फ देख लें, 2 बड़े अहम है। अरशद शरीफ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया भी हुआ है। वहां भी मुझे तो बेबसी नजर यूं आ रही है कि वो स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, कानून में गुंजाइश नहीं है क्योंकि 7 एटीए नहीं लगा हुआ, वो 7 एटीए लगा होता तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती। और वो भी आप देखें, उन्होंने 4 तारीख को यानी कल के दिन जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लिए लिखा कि उन्होंने कीनिया जाना है। और आप वो सिर्फ देख लें कि इतने दिन वो सब खामोशी रही है और फिर उन्हें 1 महीना का टाइम मिल गया है। तो ये वाले जो 2 मामले हैं ना, ये दोनों मामले अगर हम समझ जाएं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए कि इन सब की डोरें जो है वो लंदन में बैठे हुए उन लोगों के साथ मिल रही हैं कि जहां बैठ के क्रिमिनल्स को पाला गया है। और वो सारे इस मामले को, कोई मुश्किल है अब तक तो हमारे जो स्पेशल ब्रांच या आईबी वगैरह थे, इन सब ने तो खुरा निकाल ही होना था। वो तो सारा डाटा इनके पास हो जाना चाहिए था कि वो क्या है क्या नहीं हुआ, यानी वो उनका टेलीफोन का डाटा, एक एक चीज रिकॉर्ड इनके पास आ जाना चाहिए था। लेकिन जब तक ये हुकूमत है, मुझे तो इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। अब मां सिवाय इनको हटाने के नए इलेक्शन के अलावा मुझे कोई हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए,
मैं सर ना जी अपना आपके लिए एक ऑर्डर पढ़ देता हूँ, जो ऑर्डर लास्ट 23/12/2022 को हुआ है ऑर्डर, वो जरा समझने में आसानी रहेगी। यहाँ लिखा है कि जी अपना लिखा है जी इन पूछा है कैबिनेट restored as an interim measure whether petitioner shall exercise his right to dissolve the provincial assembly. Barrister Saeed Ali Zafar, advocate for the petition response, gave a written undertaking by the petition in following terms. I, Chaudhry Parvez, Chief Minister Punjab, undertake that if the governor's order is suspended and Chief Minister and Cabinet restored to its original, I shall not advise the governor to dissolve the assembly till the next date of hearing. ये तो अंडरटेकिंग दे दी, लेकिन कोर्ट ने जब कोर्ट ने हेल्ड इन बेंच किया ना, however this order will not preclude the petitioner from taking vote of confidence on his own accord. लेकिन यहाँ को अदालत ने ये नहीं कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि वो अपने तय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। ये एक अलग बात है कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था अंडरटेकिंग लेने का, देने का, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन मैं समझता हूं आज भी किसी वक्त 42nd सेशन जो है, जो मुझे याद पड़ता है, वो गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास है और वो सिर्फ उसका मकसद सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। वो इजलास बुला लिया गया है। वो इजलास के अंदर दो बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। उस इजलास में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको बिल्कुल नहीं रोका गया है, और आप जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके असेंबली फौरी डिसॉल्व कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई हर्डल नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो देखने वाला ये है कि क्या मेंबरान पूरे हैं, क्या आपके पास एमपीए पूरी है। मैं तो छोटी सी मिसाल इशारों में बता दूंगा, इमरान आप तो समझ जाओगे इस बात को। अगर आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के हवाले से वोट पड़े, वो वोट में कुछ निशान गलत लग गया और हालांकि मेजोरिटी थी उनकी, वो कैंसिल हो गए और स्पीकर ने रूलिंग दे दी। ये आप लोगों को पता है, रिकॉर्ड के ऊपर है, स्पीकर ने रूलिंग दी और वो रूलिंग चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जनाब स्पीकर आर्टिकल 69 के तहत जो भी फैसला करता है वो चैलेंज नहीं हो सकता। अगर आपको जाना है जाकर दोबारा आप वोट ऑफ दोबारा जाके हटा दें, मेजोरिटी अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ तक देखा जाए ये वाली बात तो आपकी समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो है ये सीक्रेट बैलेटिंग नहीं है साहब, लेकिन स्पीकर का इस्तेकाक भी मौजूद है, अथॉरिटी भी मौजूद है। केस है, कोई बड़े लॉजिक नहीं है। आप जाएं असेंबली में जाकर अभी बंदा यानी इसके लिए एजेंडे में भी रखना जरूरी नहीं है, ये मैं बताता चलूं, क्योंकि सेशन में वो सेशन सिर्फ और सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए है। हाँ, जो स्पीकर ने इजलास बुलाया उसमें एजेंडे में आप रखें, मेरा ये नुक्ता नजर अपनी जगह पर है, क्योंकि जब गवर्नर वाला इजलास है तो उसके लिए एजेंडे में नहीं भी रखा तो किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है। और मेरा जहां तक ख्याल है शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और असेंबलियां आने वाले वक्त में तहलील कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास 15 जनवरी के बाद हालात दिन ही कोई नहीं रह जाने आपके पास असेंबलियां तहलील करने के लिए। आप असेंबलियां तहलील भी कर देंगे अगर, तो आगे जो वो इलेक्शन होने हैं वो कई हर्डल हैं, मई जून आ जाएगा बजट का सेशन, फिर आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा 12 अगस्त आखिरी डेट है, तो शायद आप ना कर सके। मेरा ख्याल है टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या उनके इत्तेहादियों के पास टाइम कम है। दूसरी ऑप्शन ये मेरी इत्तला के मुताबिक सोची जा रही है कि अगर नहीं होगा तो फिर बाकायदा जो है उसके ऊपर इस्तीफे दिए जा सकते हैं, वो सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। और वो डरे हुए हैं, अगर ये असेंबलियां तहलील करने और इस्तीफे से ना डरे हो ना, आज तक नेशनल असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते। ये इतना डरे हुए हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रहा इसे कैसे निकले। दूं आपको बुनियादी तौर पर सेक्शन 10 है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत यानी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत, पहली तो बात है अदालत है नहीं और इसको कह दिया कि तौहीन का। अब ये देखा ना, कल किसी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन हो तो ये तो काम फिर ये चल ही नहीं सकेगा। कोई भी इदारा कहे जनाब मेरा हुक्म नहीं माना तो जा सके, ये तो ये इख्तियार सिर्फ क्योंकि आइन के आर्टिकल 204 ने ये सिर्फ इख्तियार दिए अदालतों को। तो इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है और ना ही ट्राइब्यूनल है, तो यानी इसलिए बुनियादी तौर पर यहाँ क्या है, यहाँ सेक्शन 10 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। पिंडी बेंच में भी इमरान खान साहब वगैरह की तरफ से चैलेंज हुआ था, फवाद की तरफ से, इस तरह सिंध हाईकोर्ट में भी चैलेंज हुआ था। तो इन सारे दरखास्तों को इकट्ठा करने का कहा था एक हाईकोर्ट सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी ये मामला अभी तक जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करती है
तो एक हाईकोर्ट पे कैसे ले जाया जा सकता है? तमाम हाईकोर्ट अपने तौर पर फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर जाने से रोक दिया। ये इसी की एक कड़ी आप यूं भी ले सकते हैं कि जो तोशाखाना वाले केस को अगर आप देखें, तोशाखाना के केस में भी इलेक्शन कमीशन ने एक अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। अब सेक्शन 137 में तो नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिस है। करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 167 में डिफाइन और 176 में सजा दी हुई है, और उसके लिए ट्रायल कोर्ट ने सजा, जब तक कोई कोर्ट ना सजा सुना दे, इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? और वो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल होकर सजा होगी, अगर सजा हो गई तो फिर आप कह सकते हैं सेक्शन 232 के तहत नाअहल हो जाएगा। तो ये वाला मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में इससे पहले तोशाखाना पे लार्जर बेंच बन चुका है, लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से कल लाहौर हाई कोर्ट में मामला ये गया, और वहां जस्टिस जवाद हसन ने सारे मामला सुने, कई सवाल सामने रख दिए, और इलेक्शन कमीशन की अपनी साख कह दे, अपनी इस्तात कह ले, अपने जुरिसडिक्शन कह दे, उसके ऊपर अब सवाल आ गया है कि क्या वो एक कोई अदालत है, क्या वो इस तरह के ऑर्डर पास कर सकती है? इन सारे मामले पे अब कल जो है अपना अब अदालतों के सामने मामला आ गया है, और एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है। अल्टीमेटली जो है ना, ये इख्तियारात जो है इलेक्शन कमीशन के कलअदम होने हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप सिविल कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट या बाकी चीजों को कहें, वो तो देखें ना, कोर्टों के तहत कोर्टों ने राइट एंड लिबर्टीज, राइट एंड लायबिलिटीज डिसाइड करनी होती है। अब इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में अब जिस तरह के आपके सामने देख लिया, अब तो हर एक आदमी कह सकता है कि वो बायस्ड है, और जिस तरह की वो प्रोसीडिंग लेकर चल रहा है वन साइडेड, तो ये अब आप यहाँ इन हालात में देखें तो ये कितना खतरनाक हथियार है उनके पास कि वो अपने जायज नाजायज हुक्म को इस तरह बनवाते रहेंगे। मैं नहीं समझता ये नहीं, लेकिन अजहर साहब उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, इदारा सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है। नहीं, सवाल ये नहीं है शादाब साहब, सवाल ये है कि अभी मिसाल के तौर पर उन्होंने कंटेम्प्ट के कितने की हमारी अदालतों ने अब तो आपको पता है कि कंटेम्प्ट का ये इख्तियार तनकीद करने के ऊपर जो है वो तो तकरीबन खत्म ही हो गया है। कंटेम्प्ट का इख्तियार होता है अपने अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जितने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है, ये उनकी जात की हद तक है। तो आप यहाँ यानी डेफामेशन और ये माइल्डेस्ट डेफामेशन, जैसे बुशरा वाला मामला आपके सामने आया था जज साहब का इमरान खान साहब के हवाले से, और वहां टेररिज्म भी हो गई, और वहां हमने ये भी देखा। तो ये जो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस हद तक तो शायद किसी स्टेज पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप आइन में कर सकते हैं, लेकिन वजह है कि उनका ऑर्डर फाइनल नहीं है। उनका ऑर्डर फाइनल नहीं है। जब एक ऑर्डर फाइनल हो जाए तो फिर फाइनल ऑर्डर के आप कह सकते हैं वहां बुनियादी तौर पर यह इसलिए दिया गया है कि ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो सके। तो ऑर्डर पे अमल दरामद के हवाले से तो वो तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। आप बता दें, ऑर्डर पे अमल दरामद तो करना है आपके वफाकी इदारों ने, और वो इख्तियार पहले ही आइन ने दिए हुए हैं कि तमाम जो इदारे हैं वो मदद करेंगे आर्टिकल 220 के तहत, अपना 222 के तहत, कि वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमीशन की उनके इख्तियार पर अमल दरामद के हवाले से। तो ये तौहीन अदालत का इख्तियार मैं नहीं समझता, ये ना सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि इसने इतनी कंट्रोवर्सी सामने रख दी है, इतने मसाइल पैदा कर दी हैं कि जिसकी वजह से ये सारे मामला तब आप देख रहे हैं, और जो इख्तियार इस तरह के आ रहे हैं और वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। यानी अभी तक मैं बता देना कि उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद के हवाले से कितनी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है। सारी की कार्रवाइयां उनकी जाती है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो भैया आपको भुगतना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। और वहां एक वैसे भी मिसनॉर्मर है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो अपने आप को समझ नहीं, हम आज भी जज हैं, भैया आप जज नहीं है यहाँ पर बैठे हुए, तो वो इस इख्तियार को उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी जाती राय के मुताबिक मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए उसने शख्सियात के फैसले नहीं करने होते, उन्होंने इदारों के जिम्मे लगाना है कि आप बैठकर इलेक्शन कराएं या ना। इसके अलावा उनके पास और क्या इख्तियार है? और आइन के आर्टिकल 220 ने वो इख्तियार तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये तो गैर जरूरी इख्तियार है जो सेक्शन 10 के तहत दिया हुआ है, और ये मैं नहीं समझता कि मौजूदा दौर में अब ये रहा जा सकता है। कंटेम्प्ट का लाभ बहुत हद तक बदल चुका है। इवन अदालतें अपनी शख्सियत पर तनकीद, यानी कितनी अदालतों के ऊपर तनकीद हुई है और आपने कितना देखा है जहां अदालती फैसलों को और बैठकर जो फाइनल हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तौहीन अदालत के पीछे केसेस देख लें कि जिनमें सजाएं हुई हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, फाइनल हो चुके हुए थे, उस पे ऊपर आप तनकीद करना।
अजहर साहब कथा इनके आर्टिकल 204 के तहत इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार है सिर्फ अदालतों को, बिल्कुल। तो लिखा हुआ है वहां पर। ये तो सेक्शन 10 ने आकर वो इख्तियार जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया कि वो इलेक्शन कमीशन को दे दें, और मैं नहीं समझता पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जा सकता है। आप बता दें, हर इलेक्शन के ऊपर एतराजात उठते हैं, ये बार एहतजाज करते रहे, ये मौजूदा हुकूमत ही देख लें, ये सड़कों में निकल के क्या क्या बातें करते रहे इलेक्शन कमीशन के बारे में, आरटीएस के बारे में, क्या कितने का आरटीएस के बारे में जितनी बातें हुई, कितने तौहीन अदालत के नोटिस ले लिए। ये तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जात के लिए, अपने मुफाद के लिए इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो बात हो रही है कि सेक्शन 10 जो है वो आइन के आर्टिकल 204 से मुतसादम है। सेक्शन 4 का 10 के अंदर ये इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि जो आइन के आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है। या तो आप इलेक्शन कमीशन को अदालत बना दे, फिर तो समझ आती है बात। तो इसलिए ये वाली बात है ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस तरह के ड्रैकोनियन इख्तियार नहीं दिए जा सकते। हम अभी देख लिया है कि जिस तरह के इख्तियार वो इस्तेमाल करता रहा है, यानी वो तो बात ही नहीं करने दे रहा। भाई आप इलेक्शन कमीशन के बारे में इतने सवाल उठे हैं, और पाकिस्तानी तारीख में एक एक चीज सामने वाजे हो गई है कि एक सियासी जमात के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की हुई है दूसरी सियासी जमातों पे नहीं है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। आप कोई भी ले लें, आप बल्दियाती इलेक्शन देख लें। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल। जी, आपने मेरा नुक्ता नज़र ये सुन लिया सारा, और उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।